जय हिंद। आइए हम लोग जो है पढ़ेंगे ऑब्लिगेशन ऑफ ए स्टेट टू द सेंटर। जैसा आप लोगों ने टाइटल में देख लिया कि क्या हो अगर सेंटर के द्वारा दिया गया डायरेक्शन निर्देश राज्य सरकार ना माने तो। जैसे राज्य सरकार होती है ना कि कोई राज्य सरकार होती कि सेंटर के द्वारा कुछ अगर वहाँ कहा जा रहा है, चाहे नेशनल इमरजेंसी में या किसी भी परिस्थितियों में, कोई इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत, फॉरेन अफेयर्स के तहत कुछ कह सकते हैं कि बाध्यता होती है सेंटर को जो वहाँ इम्प्लीमेंट कुछ चीज़ें कराना हो, कहीं कोई इन्वेस्टमेंट हो रहा हो या कोई भी ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन हो, उस परिस्थिति में अगर केंद्र सरकार के द्वारा राज्य सरकारों को कोई निर्देश दी जाती है और अगर राज्य सरकार उसे माने ना तो कह दे कि राज्य सरकार हम सेंटर का कोई नियम कानून या फिर सेंटर के ऑर्डर को नहीं माने, तो क्या होगा। आइए जानते हैं क्या होगा उस परिस्थिति में। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है, भारतीय संविधान जो है, आपको सभी को मालूम है कि यह फेडरल स्ट्रक्चर को एडॉप्ट किया है, बट कहीं भी फेडरेशन का जिक्र नहीं है पूरे संविधान में। ठीक है, फेडरल के कॉन्सेप्ट, उसकी अवधारणा या फिर उसकी फिलॉसफी, उसके दर्शन को हम लोगों ने एडॉप्ट किया है, बट हमारी जो फेडरलिज्म है वो यूनिटरी इन नेशन कह सकते हैं कि नेचर है, उसकी जो प्रकृति है वो सेंटर के प्रति अधिक झुकाव है। वह इसलिए क्योंकि हमारा राष्ट्र जो है आज़ादी के बाद एक धर्म के आधार पर, ठीक है, विभाजित हुआ था। तो भविष्य में कोई एक पार्ट, कोई एक टेरिटरी अलग राष्ट्र की मांग ना करे या फिर पूरे के पूरे इतने बड़े वास्ट टेरिटरी को देखते हुए, इतने डाइवर्सिटीज़ को देखते हुए पूरे के पूरे एकता, हार्मोनी और समन्वय बना रहे, इसके लिए केंद्र सरकार को अधिक शक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, इसका तीसरा कारण यह हो सकता है कि जैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में डिफरेंट छोटे छोटे स्टेट्स बनकर यूनाइटेड मतलब एक एग्रीमेंट के तहत फेडरेशन बनाया या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका बनाया, वैसा भारत में नहीं है। भारत में कोई स्टेट के साथ एग्रीमेंट नहीं हुआ, बल्कि भारत ने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए डिफरेंट स्टेट में उसे बांटा है और डिवोल्यूशन ऑफ पावर किया है, सत्ता का विकेंद्रीकरण। तो उस परिस्थिति में केंद्र सरकार के हर एक ऑर्डर्स को मानने के लिए स्टेट बाध्य है, ऑब्लिग्ड है। ठीक है, वही है कि कॉन्स्टिट्यूशन पोज रिस्ट्रिक्शंस मतलब एक प्रकार का अंकुश लगाने का प्रयास करता है। किसके द्वारा? संविधान के द्वारा, क्योंकि संविधान इज सर्वोच्च, कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम इन इंडिया। ठीक है, ऑन एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इन ऑर्डर टू गिव द एम्पल स्कोप टू द सेंटर। सेंटर को इतना अधिक शक्ति प्रदान करने के लिए या फिर सेंटर को इतनी शक्ति संविधान के द्वारा मिला गया है, जो कि एक्सिक्यूटिव पावर, जो कि स्टेट मिशनरी है या स्टेट के क्रियान्वयन करने की जो एक्सिक्यूटिव जितने भी हैं, चाहे वहाँ के सीएम हो या फिर ये तो मतलब टेम्प्रोरी सेक्रेटरी हुए, एक्सिक्यूटिव हुए, और जितने भी सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, पुलिस कमिश्नर, डीएम, एसपी जो भी हैं वो परमानेंट एक्सिक्यूटिव होते हैं। तो जितने भी एक्सिक्यूटिव पावर है राज्य सरकार का, उसके ऊपर जो है एक रिस्ट्रिक्शंस पोज किया गया है, अंकुश लगाने का प्रयास किया है संविधान के द्वारा, ताकि जो सेंटर है, जो केंद्र सरकार है, उसे एम्पल स्कोप टू द सेंटर को इतना स्कोप मिले ताकि वह राज्य सरकारों से अपनी बातों को मनवा सके। 2 पॉइंट दिया गया है। एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज इन 2 वे। जो एक्सिक्यूटिव पावर है जो स्टेट को दिए गए हैं वो 2 तरह से एक्सरसाइज किए जा सकते हैं, उसका एंजॉयमेंट 2 तरह से राज्य सरकारें कर सकती हैं। पहला, इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉज मेड बाय द पार्लियामेंट। पहले तो यह सुनिश्चित करें, यह कंप्लायंस पूरी करें जो कि कानून कह सकते हैं कि संसद के द्वारा बनाया गया है। कहने का मतलब है कि जो भी नियम कानून संसद के द्वारा बनाया गया है, आप उसे आपको पालन करना ही होगा। इंश्योर कंप्लायंस द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट और एनी लॉ, और कोई भी ऐसा कानून जो कि अप्लाई इन द स्टेट, जो कि राज्य सरकारी के ऊपर अप्लाई होता है। तो राज्य सरकारी ऊपर कौन कानून अप्लाई? केंद्र का ही, यूनियन का ही, पार्लियामेंट का ही।
तो वो कानून के साथ राज्य सरकारों को जो है, जो कि पार्लियामेंट और संसद के द्वारा बनाया गया है, उससे कंप्लाई करना होगा। पहली तो ये चीज है, पहला पॉइंट कहता है। दूसरा पॉइंट कहता है एज नॉट टू इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर इन स्टेट। कहने का मतलब है कि इम्पीड मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना, अड़चन उत्पन्न करना। तो किसी भी परिस्थिति में जो केंद्र सरकार की एक्सिक्यूटिव पावर है, वह राज्य सरकारें अपने राज्य में उसे इम्पीड करने का प्रयास ना करें। देखो, एज नॉट टू इम्पीड, बाधा उत्पन्न नहीं करना है। एक्सिक्यूटिव एक्सरसाइज ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ सेंटर, केंद्र के एक्सिक्यूटिव पावर्स को राज्य सरकार में पालन अगर कराना हो, उसमें कभी भी राज्य सरकार अड़चन, बाधा या विघ्न डालने का प्रयास ना करे। दो पॉइंट क्लियरली वर्णन है। पहला पॉइंट में कहा गया है कि जो भी संसद के द्वारा कानून बनता है उसका आप पालन करें, उसके साथ कंप्लाई करें। दूसरा है कि आप किसी भी परिस्थिति में राज्य सरकार के नियम, कानून या एक्सिक्यूटिव विंग केंद्र के एक्सिक्यूटिव पावर को रिस्ट्रिक्ट ना करें, उसे इंपीड ना करें, उसमें बाधा ना डालें। क्लियर हो गया? अब देखिए, अगर कोई सरकार जैसे अड़ियल हो जाए तो क्या होगा भाई, वहां प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, राष्ट्रपति का शासन मतलब गवर्नर का शासन। ठीक है, आर्टिकल 365 पढ़ते हैं, अनुच्छेद 365। इसके अंतर्गत कहा गया है कि इफ एनी स्टेट, अगर कोई ऐसा राज्य है, कोई भी राज्य, जैसे 28 राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी तो खैर यूनियन के ही अंडर में, उसका सारा का सारा पुलिस तो यूनियन के अंडर में, लॉ एंड ऑर्डर यूनियन देखते हैं, लेकिन राज्य सरकार की यहाँ बात हो रही कि कोई भी ऐसा स्टेट, राज्य फेल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन टू दिस टू सेंटर, ठीक है, या फिर वाई सेंटर, ठीक है, कोई भी ऐसी राज्य सरकारें, ठीक है, 28 राज्य हैं, उसमें कोई भी ऐसा राज्य, कोई भी ऐसा स्टेट अगर फेल टू कंप्लाई मतलब, कंप्लाई मतलब होता है मानना, लागू कराना, या फिर जो डायरेक्शन दिया गया उसे स्वीकार करना। अगर वह नहीं मानती, फेल करती है मानने के लिए, कंप्लाई करने के लिए, कोई भी राज्य सरकार एनी डायरेक्शन, जो भी निर्देश केंद्र के द्वारा, सेंटर के द्वारा दिए गए हैं, इट विल बी लॉफुल फॉर प्रेसिडेंट। अब देखिए, इट विल बी, अगर नहीं मानती है जो डायरेक्शन केंद्र के द्वारा दिया गया है, तो इट विल बी लॉफुल मतलब कानूनन प्रेसिडेंट को जो है यह अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि होल्ड दैट सिचुएशन हैज अराइजन इन विच द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट कांट कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहने का मतलब है कि वह कानूनन प्रेसिडेंट, वह कह सकते हैं कि एक ऐसी स्थिति क्रिएट हो गई है, ऐसा सिचुएशन अराइज हो गया है, उत्पन्न हो गया है, जिसमें कि ऐसा सिचुएशन उत्पन्न हो गया है जिसमें कि जो राज्य सरकारी की गवर्नमेंट है, सरकार है, मतलब जो राज्य सरकार है, वह जो है संविधान के प्रावधानों के अनुरूप काम नहीं कर रही है, मतलब वहां कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आ गया है। किस परिस्थिति में? जब वह केंद्र सरकार के दिए गए डायरेक्शंस को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है, तब नहीं मानने की कोशिश करती है तब, या नहीं मानती है तब। फेल टू कंप्लाई विथ एनी डायरेक्शन गिवन बाय द सेंटर, इन दैट केस द लॉफुल फॉर द पार्लियामेंट टू होल्ड द सिचुएशन, उस सिचुएशन को, उस परिस्थिति को कानूनन प्रेसिडेंट यह कह सकते हैं कि वह एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें कि जो राज्य सरकारें हैं वह कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है और वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है। और संविधान में क्या दिया गया है? संविधान में क्लियरली कहा गया है कि स्टेट इज टू बी एक्सरसाइज इन टू वे। पहला, इंश्योर कंप्लायंस विद द लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट, जो पार्लियामेंट के द्वारा कानून बनाया गया है उसके से आपको कंप्लाई करना है।
ठीक है। दूसरा है कि नॉट इम्पीड द एक्सरसाइज ऑफ एक्सिक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर, किसी भी परिस्थिति में जो सेंटर के द्वारा एक्सिक्यूटिव पावर दिया जाता है उसे बाधा विघ्न, मतलब सेंटर के द्वारा जो डायरेक्शन दिया जाता है उसे आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, उसमें बाधा नहीं डाल सकते, उसे आपको मानना ही होगा, ठीक है। एंड इफ देयर वेर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस, अगर संवैधानिक आपदा उत्पन्न होती है, इन दैट केस सिचुएशन प्रेसिडेंट रूल कैन बी इम्पोज्ड, वहां राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। एंड स्टेट अंडर आर्टिकल 356 के तहत वहां प्रेसिडेंट रूल जो है लागू किया जा सकता है। तो क्या हो, मैंने पहले ही बताया था, क्वेश्चंस अराइज हुआ था हमारे टाइटल में भी, जैसे आप लोगों ने देखा, क्या हो अगर केंद्र के द्वारा दिए गए निर्देशों को राज्य सरकार ना माने। संविधान ने ऑब्लिग्ड किया है स्टेट को टू द सेंटर, सेंटर के कह सकते हैं कि अधीनस्थ में रखा है उसे, भले ही हम लोगों ने फेडरलिज्म की अवधारणा को एक्सेप्ट किया है, वह इसलिए, उसके बारे में भी बता दें कि किसी भी परिस्थिति में सेंटर से स्टेट जो है अलग नहीं हो सकता। डॉक्टर अंबेडकर ने भी क्या कहा है, इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडिस्ट्रक्टिबल स्टेट, मतलब यह जो यूनियन है भारत, वह इंडिस्ट्रक्टिबल इन नेचर है, उसका कभी भी विभाजन नहीं हो सकता, क्योंकि स्टेट कोई एग्रीमेंट के तहत नहीं बना है। हमने स्टेट को सत्ता का विकेंद्रीकरण, डिवोल्यूशन ऑफ पावर के तहत डिफरेंट फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर द गवर्नेंस पर्पस जो है हम लोगों ने वहाँ स्टेट का क्रिएशन किया है। क्लियर हो गया? तो सेंट्रलाइज टेंडेंसी ऑफ यूनिटरी गवर्नमेंट है भारत में, ठीक है। So that's all, thank you, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it, also press the bell icon. If there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day.